My dear students, in this video, I'm going to give you a fast forward revision tour for the chapter of homeostasis. Let's have a look. तो पहला क्वेश्चन ये वो कहता है आउटलाइन हाउ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस है बेसिकली कीपिंग द इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि होम्योस्टेसिस के अंदर और नेगेटिव फीडबैक के अंदर कोई ऐसा फैक्टर आता है व्हिच टेंड्स टू पुश थिंग्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। चीजें जो है वो नॉर्मल से अवे हो जाती हैं। आप नॉर्मल से अवे भी कह सकते हो और आप किसी ना किसी सेट पॉइंट से अवे भी कह सकते हो। दूसरे नंबर पर आप इसको बताओगे कि वो जो चीज अवे चली जाती है दैट इज डिटेक्टेड बाय सम सेंसर। ये जो सेंसर है आपका सेंसरी न्यूरॉन भी हो सकता है, सेंसरी ऑर्गन भी हो सकता है। आप कोई इसके लिए रिसेप्टर का वर्ड भी यूज कर सकते हो। नंबर थ्री, आप क्या करो, क्या होगा उसके नतीजे में हो सकता है अब ये जो कैसे डिटेक्शन हो रही है, क्या पता कि कोई इम्पल्स सेंड हो जाए, या क्या पता इसके नतीजे में कोई हार्मोन रिलीज हो जाए। ये भी एक मार्किंग पॉइंट है। हो सकता है कोई इम्पल्स सेंड हो जाए या कोई हार्मोन रिलीज हो जाए उसके नतीजे में। ठीक है। और वो हार्मोन व्हेन रीचेस द टारगेट ऑर्गन, तो टारगेट ऑर्गन को रीच करने के बाद वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन एक्टिवेट करवाएगा। वो कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन करेगा और करेक्टिव एक्शन के नतीजे में नेगेटिव फीडबैक होगा। तो कंडीशंस रिटर्न टू सेट पॉइंट और नॉर्मल। कंडीशंस जो हैं वो दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी और वो अपने सेट पॉइंट के ऊपर वापस आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन के अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो कैसे होती है। नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हमारा है ना थर्मो रेगुलेशन का पार्ट, वो आपके सिलेबस में से निकल गया है। तो अपनी बुक में से आप थर्मो रेगुलेशन का पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें बताओगे कि जो आपका एफरेंट आर्टरियोल है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहली बात आप ये बताओगे कि एफरेंट आर्टरियोल का ल्यूमन वाइडर है देन इफरेंट आर्टरियोल। दूसरे नंबर पे आप ये बताओगे कि इसकी वजह से हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम मैं पहले से क्वेश्चन आंसर लिख के रखूं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग जाता है। अब जब इसके अंदर से हमारा प्लाज्मा पास करता है, या जब इसमें से हमारा ब्लड पास करता है, एंड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, तो ब्लड सेल्स हैं वो तो इसमें से गुजर नहीं सकते। ठीक है जी। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर, आप बताओगे बेसमेंट मेम्ब्रेन्स एक्ट लाइक अ बैरियर और फिल्टर। बेसमेंट मेम्ब्रेन बैरियर या फिल्टर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। और जो बड़ी चीजें हैं वो नहीं गुजर सकती उससे। और फिल्ट्रेट जो है पासेस इनटू रीनल कैप्सूल या इनटू बाउमेंस कैप्सूल। इसमें आप पोडोसाइट्स का भी जिक्र कर सकते हैं कि जो पोडोसाइट्स हैं
they provide support. ये भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल सेल्स of PCT, proximal convoluted tubule, is adapted to carry out the selective reabsorption. जब हम उसका आंसर करेंगे, अब आपको एपिथेलियल सेल्स की अडेप्टेशंस बतानी है। आप बताओगे कि इसके पास जो हमारे पास एपिथेलियल सेल है, इसके पास ढेर सारे माइक्रोविलाई होते हैं। ये माइक्रोविलाई क्यों होते हैं? ये माइक्रोविलाई इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो माइक्रोविलाई दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। नंबर 2, it has got many mitochondria and they have got tight junctions टाइट जंक्शन इसलिए होते हैं टू अवॉइड एनी लीकेज। टाइट जंक्शंस आर देयर टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ लीकेज। देन आप इसमें बेसल मेम्ब्रेन के बारे में बता सकते हैं दैट इट हैज गॉट folded basal membrane and many transport proteins या आप ट्रांसपोर्ट पंप्स या आप को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स का जिक्र कर सकते हैं। ढेर सारी को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने वहां पर प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स के बारे में बताना है, जो कि इंक्रीज करता है पानी की मूवमेंट। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि वहां पर काफी सारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, क्योंकि वहां पर काफी प्रोटीन प्रोडक्शन उन्होंने करनी होती है। उसके लिए दे हैव गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एडीएच ऑन द किडनी। ये भी 5 मार्क्स का बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट पार्ट है एग्जामिनर का, अक्सर पूछा जाता है। अब डायरेक्टली उसने एडीएच का, और ये भी मैं बात बता दूं आप लोगों को कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म था, जो आप लोग काउंटर करंट मल्टीप्लायर पढ़ते थे, यानी जो आप लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट पढ़ते थे, अब लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट भी सिलेबस में नहीं है, तो आप उसके ऊपर भी एनर्जी जाया ना कीजिएगा। इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस ना। तो बात करते हैं एक्शन ऑफ एडीएच ऑन किडनी फॉर 5 मार्क्स। आप ये बताओगे कि सबसे पहले ये क्या करता है? इट अफेक्ट्स द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट वॉल्स कह लें, या वॉल का वर्ड आप यूज नहीं करना चाहते, बल्कि नहीं करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए मेम्ब्रेन का वर्ड।
ये जो कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। फिर आप बताएंगे कि ये जो सेल्फ सरफेस मेम्ब्रेन्स हैं उनकी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। आप ये लिखोगे, इट बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन्स बाय रिसेप्टर्स। किसके रिसेप्टर्स? सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स। उनके साथ जाके बाइंड कर जाता है। फिर आप बताओगे कि यहाँ पर सीरीज ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं। काफी सारे एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एक्वापोरिन्स मेम्ब्रेन में जाकर अटैच हो जाते हैं और वहां से पानी जो है वो बाहर निकलने लगता है। और फिर आप यहाँ पर बताओगे, फिफ्थ पॉइंट ये है कि वाटर मूव्स आउट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू लोअर पोटेंशियल। और वो लोअर पोटेंशियल पता नहीं इन्होंने क्यों ये काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म निकाल दिया, आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज आपको लॉजिकली पता ही तब चलता है कि पानी बाहर क्यों आ रहा है, जब आपको ये पता चल जाए कि बाहर जो है वो क्यों जो है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है और वो किस वजह से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन किया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कहता है आउटलाइन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम एक्सेस अमाइनो एसिड्स बाय लिवर सेल्स। यहाँ पे आपको यूरिया फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है। जी, तो यूरिया फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि डी अमाइनेशन होती है। फर्स्ट स्टेप इज, और डी अमाइनेशन में क्या होता है जी? अमाइन ग्रुप इज रिमूव, नंबर टू। जब अमाइन ग्रुप रिमूव होता है, अमाइन ग्रुप क्या है? NH2। अमोनिया फॉर्म हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अभी अमोनिया का क्या चक्कर है? अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। अब ये इतनी टॉक्सिक है कि ये हमारी बॉडी में रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। सो अमोनिया कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म यूरिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाती है और यूरिया फॉर्म कर लेती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने फटाफट से किए। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, ये निकल चुका है आपके सिलेबस से। इसके ऊपर टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। अभी हमने ये जो क्वेश्चन पढ़ा है वो ये वाला मैकेनिज्म था, जहाँ पर हमारे पास ये देखो, मैं आपको एक मरतबा के लिए आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम से एडीएच आया। एडीएच कहाँ जाकर अटैच हुआ? रिसेप्टर्स के साथ अटैच हुआ जो कि सेल मेम्ब्रेन पे थे। किसकी सेल मेम्ब्रेन पे थे? कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स। सीरीज ऑफ एंजाइम एक्शन हुआ और ये एक्वापोरिन्स है। ये एक्वापोरिन्स यहाँ से निकले और ये यहाँ जाकर अटैच हो गए। जब अटैच हो गए तो ये रास्ता खुल गया, जिसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट का पानी जो है वो बाहर जाने लगा
लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाने लगता है। अभी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे। अब अगली जो बात हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि हमारे पास बॉडी में जो इफेक्ट ऑफ इंसुलिन है वो क्या होता है। अभी हम उसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक पैनक्रियास होता है और पैनक्रियास के ऊपर हमारे पास खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइल्ट्स ऑफ लैंगरहांस। आइल्ट्स ऑफ लैंगरहांस के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। वन टाइप इज अल्फा सेल एंड द अदर टाइप इज बीटा सेल्स। और ये जो हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना है। ये कैसे करती है मैं भी आपको समझाता हूँ। और जो अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स का काम ये होता है कि वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकागॉन आपके ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। और एड्रीनलिन भी यही काम कर सकता है। एड्रीनलिन और ग्लूकागॉन ये सेम वर्क शेयर करते हैं, मगर एड्रीनलिन की जो कन्वर्जन है वो बहुत फास्ट है और ग्लूकागॉन की जो कन्वर्जन है वो रिलेटिवली स्लो है। वैसे स्लो नहीं है, रिलेटिवली एड्रीनलिन की निस्बत थोड़ी सी जरूर स्लो है। अब वो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे अभी हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आउटलाइन द रोल ऑफ इंसुलिन इन अ हेल्दी ह्यूमन, 3 मार्क्स के लिए। वो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर आपको मैकेनिज्म बताना है कि ग्लूकोज किस इंसुलिन किस मैकेनिज्म से काम करता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंसुलिन जब रिलीज होती है ये बाइंड करती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ। ये हमारे पास पर्पल कलर की इंसुलिन है, देखो ये इंसुलिन है और इसने बाइंड किया रिसेप्टर के साथ जो कि सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद है। ये जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर आगे उसके पास बहुत सारी जी प्रोटीन्स होंगी, वहां से सिग्नल्स भेजेगा नीचे अंदर की तरफ जो कि साइटोप्लाज्म है सेल का। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिसेप्टर सिग्नल्स टू द सेल एंड मेक वेसिकल कैरिंग ग्लूकोज मर्ज विद सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ये हमारे पास पहले से ग्लूट4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद होती है। ये ग्लूट4 यहाँ से मूव करती है और यूं चली जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो परमिएबिलिटी ऑफ ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो ये लिखा हुआ है ग्लूकोज कैन नाउ डिफ्यूज इनटू द सेल डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमारे पास ये जो ग्लूट4 प्रोटीन है इट इंक्रीजेस the permeability of glucose to diffuse inside। अब यहाँ से कुछ मार्किंग पॉइंट्स देखो। हमारे पास ये जो GLUT1 और 2 है ये बहुत ही हाई एफिनिटी वाली होती है, ठीक है जी। इनको इंसुलिन के लिए की जरूरत नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आपके ब्रेन सेल्स के अंदर GLUT1 और GLUT2 जो है वो मौजूद होती हैं, मगर GLUT4 इट इज इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन और ये हमारे मसल्स और लिवर वगैरह में मौजूद होती है। इंसुलिन कैसे क्या करती है, इंसुलिन एक एंजाइम को एक्टिव स्टिमुलेट करती है ग्लूकोकाइनेज, जो कि ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट कर देता है और ट्रैप कर लेता है इनसाइड द सेल। उसको फॉस्फोरिलेट करता है और ट्रैप कर लेता है इनसाइड द सेल। यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक है जी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ऐड करता है, यानी ऑलरेडी बना हुआ जो पॉलीमर हमारा ग्लाइकोजन का उसमें नए नए ग्लूकोज को ऐड करता चला जाता है। और जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये इंक्रीज करता है साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का साइज जो है उसको ये इंक्रीज करता चला जाता है। सो याद रखो आपको 3 एंजाइम्स के बारे में याद रखना है। नंबर 1 एंजाइम ग्लूकोकाइनेज के बारे में, नंबर जो कि ग्लूकोज को ट्रैप करवा देता है, ग्लूकोज फिर सेल से बाहर नहीं निकल पाता। नंबर 2 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर ऐड ऑन करता चला जाता है। और ग्लाइकोजन सिंथेज जो कि ग्रैन्यूल्स के साइज को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो ये मैकेनिज्म है इंसुलिन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
इट विल हेल्प यू। उसके बाद आपको ग्लाइकोजन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी। ग्लाइकोजन, देखो सबसे पहले हम बताते हैं ग्लाइकोजन के लिए आपको क्या चाहिए, ग्लूकागॉन चाहिए। जब ये ग्लूकागॉन रिलीज होता है, ये देखो ये ग्लूकागॉन है, ये भी आपके सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर है, आपके लिवर के ऊपर रिसेप्टर पर आकर अटैच होता है, और ये भी जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है। ये जी प्रोटीन्स जो हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद एक एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं। ठीक है जी। तो दूसरा स्टेप क्या था, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई, फिर एंजाइम प्रोड्यूस करता है साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी। ये जो साइक्लिक एएमपी बना है, इसकी डिटेल में जाना नहीं है हमें, बस इसको इनके स्टेप्स को याद रखना है। ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव कर देता है। ये देखो स्टेप नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेज टू एक्टिवेट एन एंजाइम कैस्केड। उसके बाद क्या होता है, इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम को, हमारा ये जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज एंजाइम है, ये एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम में कन्वर्ट करता है। और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट आपको ये याद रखना होगा। आपको कौन कौन से एंजाइम्स के नाम याद रखने, सबसे पहले आपको याद रखना है साइक्लिक एएमपी के बारे में, फिर आपको याद रखना है प्रोटीन काइनेज के बारे में। देखो मैं आपके सामने यहाँ पर एंजाइम्स की लिस्ट बनाता हूँ, और फिर बाद में आपको ये याद रखना है कि कौन कौन इनएक्टिव होते हैं, बाद में उनको एक्टिव कर दिया जाता है। पहला, जो मेमोराइजेशन के लिए आपको मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, पहला साइक्लिक एएमपी, नंबर 2 प्रोटीन काइनेज, नंबर 3 ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, बस। साइक्लिक एएमपी इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन काइनेज जो है वो इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है, ये आपके ग्लाइकोजन को पकड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ देखो सिर्फ 3 चीजें याद रखने से तुम आराम से पूरे का पूरा मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोजन बता सकते हो। बट यहाँ थोड़ा सा ये देखने में तुम्हें विजुअली थोड़ा सा डरावना लगता है, इसलिए थोड़ा बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो डर जाते हैं। सो ग्लाइकोजन ने आना है, ये तो याद रहेगा ही। रिसेप्टर होता है, ये तो याद रहेगा। ये तो अब हम बच्चे नहीं है, तो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे याद है। उसके बाद एटीपी की कंजम्पशन हो रही है, ये भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये देखो यहाँ मैंने इसको अलग से लिख रखा है। ये वही बात है जो मैंने आपको बता चुका। अब उसके बाद आपको डायबिटीज के बारे में बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायबिटीज की 2 टाइप्स है। नंबर 1 जुवेनाइल ऑनसेट, जो बचपन में ही हो जाती है, एंड नंबर 2 लेट ऑनसेट डायबिटीज टाइप 2। टाइप 1 में तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही इंजेक्ट करनी पड़ेगी। मगर टाइप 2 के अंदर जो लेट ऑनसेट डायबिटीज है, इसमें आप लाइफस्टाइल को मैनेज करके इसको मैनेज कर सकते हो। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या चीजें आ जाती हैं, लाइफस्टाइल को मैनेज करने में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कि आप ज्यादा मीठा ना खाओ, आप फीकी खुराकों के ऊपर आप गुजारा करो। उसके अलावा आप अपनी एक्सरसाइज करो। तीसरे नंबर पर आप एरोबिक एक्टिविटीज करो, और आप अपनी जो ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन है उसका हिसाब रखो। स्ट्रेस ना लो, ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, नींद अच्छी तरह से पूरी की जाए, और आप अपने ब्लड शुगर को सुबह शाम मेजर करते रहो। अब ये ब्लड शुगर मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके, एक डिपस्टिक मेथड है और एक बायोसेंसर्स है। अब ये डिपस्टिक और जो बायोसेंसर्स हैं, हम इनको किस तरह से यूज करते हैं, ये अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको ये पूरा मैकेनिज्म सही से याद हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक पार्ट तक ये डिपस्टिक है और कहाँ से कहाँ तक ये बायोसेंसर।
तो ये 3 से 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आमतौर पे हार्डली 5 का आता है, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो डिस्कस करते हैं कि अगर इसका आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या आंसर करना है। सबसे पहले आप बताओगे कि आपके पास इसमें 2 एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम्स का नाम याद करना बहुत ही जरूरी है, इतना जरूरी है जितना अफ्तारी करना जरूरी है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज, इनको एक स्टिक पर इमोबिलाइज कर दिया जाता है। जब इनको यूरिन में डिप करते हैं और अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो ये एक चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं विच इज कॉल्ड ग्लूकोनोलैक्टोन। हमारे पास बायोसेंसर में, अब ये वाला पार्ट बायोसेंसर में आ जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं रेड कलर से इसको आपके सामने मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब ये जो ग्लूकोनोलैक्टोन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय सम टेक्नोलॉजी एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज बीइंग रेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड इट गिव्स के भाई कितना यूरिन में आपका क्या कहते हैं मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है फॉर डिपस्टिक। अब इसमें H2O2 भी प्रोड्यूस होता है जो कि पर ऑक्सीडेज जिसको के कैटालाइज कर देता है, और ये एक कलरलेस केमिकल ऑन द स्टिक उसके साथ ये रिएक्ट करता है और एक ब्राउन कलर प्रोड्यूस कर देता है। अब ये जो ब्राउन कलर है, आप इसको एक ऑलरेडी बने हुए चार्ट से, अगर आप डिप स्टिक कर रहे हो, अगर आप तो बायोसेंसर भी यूज कर रहे हो तो वो ऊपर खत्म हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ ग्लूकोनोलैक्टोन तक। मगर अगर आप डिप स्टिक टेस्ट कर रहे हो तो जब आप अपने इसको अपनी स्टिक को इमर्ज करते हो यूरिन में तो उससे ग्लूकोनोलैक्टोन के साथ H2O2 भी प्रोड्यूस होती है जो कि उस स्ट्रिप के ऊपर लगाए गए पेरोक्सीडेज उसको फौरन से कैटालाइज करके उसको ब्राउन कलर में कन्वर्ट करता है। आपके पास ऑलरेडी गिवन चार्ट होता है जिसपे ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन लिखी होती है। आप अपने ब्राउन कलर के शेड को, जैसे आप लिटमस पेपर यूज करते हो, आप अपने इस ब्राउन कलर के शेड को उसके साथ कंपेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि ब्लड में या यूरिन में कितनी शुगर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी यूरिन में कितनी शुगर कॉन्सेंट्रेशन।